स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि हमने उसके साथ ये भी बात की, उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डी नोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि कोई ट्वीट किया था। मैंने कहा असल मसला ये था कि वो एक सियासी फैसला था उनके ख्याल में वो कमजोर हल्के थे और उन हल्कों में उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनको पशेमानी उठानी पड़ी, उसको भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जो हल्के समझते थे कि कमजोर हल्के है। लेकिन हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जो सुब्रू साहब के साथ हुआ कि पहली दफा पार्लियामेंट में किसी MNA को इस तरह निकाला गया जो कि कभी भी इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शामूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। और आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब ने भी इस तरह किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया भी, और उन्होंने इसको कैटेगरिकली कहा कि जो फ्लोर पे आके बात करता है उसकी रिजिग्नेशन जो है ना मंजूर होती है। जावेद हाशमी का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारे होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने, आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया, आप सुन लेंगे कि कराची का इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे। इनके पास न असम्बली में इस वक्त मैंडेट है, क्योंकि 127 MNA इस वक्त असम्बली से बाहर है, और दूसरी है कि अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। मुल्क की जो इस वक्त हालत है, माशी हालत को देखें कि रोजाना जो है ना ये इंतजार हो रहा है कि कब ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। रोजाना ये तमाशा बन रहा है कि जो है ना मुल्क में ये माशी इमरजेंसी दिखा रहे हैं। तो और उसके बाद वो जब इस्तीफा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, या आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफा कबूल न करे। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीकाकार है। फिर उनका इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हकाइक रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया।
कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रखकर करना चाहिए। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फॉर्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ फरमा थे, और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूं वो तो सिर्फ एक चीज को देखता हूं कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है, और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूंगा ये जाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आए, आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहां आपकी आवाज ज्यादा मुअस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ लाएं, पार्लियामान में आए। तो बतौर स्पीकर मैं आपको ये जो है ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूं कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहां एक ऐसा फोरम है जहां सब इकट्ठे हो जा सकते, सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नजर में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफा मंजूर करना। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं, जिनमें 7, 8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 7, 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप वापस आएं, और इन वजूहात की बिना पर, इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूं कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफे मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफे शायद पिक एंड चूज पे हैं। पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। हमारा मुतालबा एक ही था कि जो हमने मंजूर किए हुए थे इस्तीफे, उनको इलेक्शन कमीशन भेजो, और इस मुल्क में हम चाहते हैं कि फिल फॉर अवाम की जो राय है, जो 75% अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन की। अच्छा, मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने सूबों के फंड भी रोक के रखे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के इन्होंने 190 अरब रुपए इन्होंने इस वक्त जो है ना नहीं दे रहे हैं। ये फाटा के फंड्स हैं और ये हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के फंड्स हैं। आप सोच ले कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल ये है कि वहां तो तनख्वाही नहीं अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान में भी इस तरह हो रहा है, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने अब सारी फंड रोक के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है। भाई, आवाम के पास जाओ, आपसे नहीं हो रहा, 13 लोग हैं, आप जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। जरूरत इस बात की है कि फौरी इलेक्शन हो, ताकि नए मैंडेट के साथ जो है ना नई असेंबली आए और नया बजट पेश करे। बस हम जो आए थे जी, वही बात कि प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बतौर स्पीकर पूरा कर चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था
ہم آئے ہیں آج اسپیکر کے پاس کہ ان 127 میں سے 11 کو آپ نے پک اینڈ چوز کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ان میں بھی الحمدللہ عمران خان جیت گئے. عوام کا جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ آج ملک بچاؤ اور الیکشن کراؤ, نوٹیفیکیشن کریں تاکہ اس ملک میں ایک آزاد, صاف, شفاف الیکشن ہو. اس ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا. 9 مہینے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے. ان کے مفادات آپ کے یا میرے ساتھ نہیں ہیں, اس ملک کی عوام کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے مفادات بیرون ملک ہیں. یہ صرف اپنی 1100 ارب کی چوری بچانے آئی تھی. NRO 2 لے لیا, اس ملک کا دیوالیہ کر دیا. معیشت کا آج پہیہ جام ہے اور آلموسٹ ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے. اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں اور یہ ایک ہی حل ہے کہ آپ الیکشن کرائیں تاکہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق آئے اور پھر ملک آگے بڑھے. بہت شکریہ. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ایک بار پھر قومی اسمبلی میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. تو کیا اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی سوچے گی کہ واپس آنا چاہیے اگر وہ استعفے نہیں؟ وہ تو آپ کو پتا ہے دعوت بھی دیا اس دن بلاول بھٹو نے دھمکی کی, یعنی جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں نا وہ دھمکی کی لہجے میں انہوں نے دعوت دی. دیکھیں یہ ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا فوری الیکشن کے لیے اپنی جدوجہد رکھنی ہے. یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی بھی جو ہے نا ریزالو ہوگی اور یہاں سے بھی ہم اپنی ریزولوشن پاس کریں گے. اگر پھر بھی یہ نہیں کرتے تو ہم اپنی قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہے نا عدالت میں جا سکتے ہیں. ہم وہ مشورہ کر کے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی حوالے سے کیا آپ اسمبلی میں کسی صورت میں بھی آ رہے ہیں چاہے استعفے قبول ہو یا نہ ہو, پارلیمنٹ میں آپ آ رہے ہیں؟ یہ نیا الیکشن جیت کے آئیں گے. اور ایک کلیریفیکیشن میں دے دوں, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک, شاہ محمود صاحب نے بھی ساتھ آنا تھا. 3 بجے ایک بڑی اہم میٹنگ زمان پارک میں چیئرمین صاحب نے بلا لی, اس لیے وہ صبح نکل گئے اور ہماری اس قیادت اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا ہمارے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب نے. تو یہ بات بالکل کلیئرٹی ہے کہ سب قیادت 127 لوگ ایک پیج پر ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ارکان باغی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا وہ آپ کی ان لسٹ ہیں؟ نہیں, دیکھیں وہ اس کا کیا, اس نے جو پارٹی کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے دروازے بند کیا ہے, اس کے لیے عوام نے بھی دروازے بند کیے ہیں. انشاءاللہ یہ سامنے آئیں گے عوام کے تو ان کو یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکے, یہ عبرت کا نشان بنیں گے. یعنی جی وہی قومی اسمبلی سیکریٹری حکام لیجسلیشن کے افسران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہی ان کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کو بھی مشورہ دیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے ساتھی ہوتے ہیں. انہوں نے جو آرٹیکل ہمیں پڑھائے اور جو رولز پڑھائے وہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم نے وہی آرٹیکل وہی رولز کو بنیاد بنا کے جو ہے نا یہ استعفے منظور کروائے تھے. یہ اسپیکر کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس کو کیا رولنگ دیتے ہیں. تو ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ دیکھیں آپ تاریخ میں اپنا حصہ بنائیں. اس وقت ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کر جا رہا ہے, ملک جو ہے نا نہیں چلا جا رہا, ملک میں گورننس نہیں ہے, تو آپ ایک ایسا فیصلہ کریں, ہمارے سارے ریزگنیشن منظور کروائے تاکہ ملک نئے الیکشن کی طرف جائے. بتائیے گا کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں دوبارہ جاری رہے گا. دیکھیں ہم تو آج اب نے اپنا موقف سامنے رکھا, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم نے تو ریکویسٹ کر دی ہے. نہیں, وہ ہمیں کسی بھی صورت منظور نہیں ہے. ہم جب آئیں گے, وہ جب آئیں گے جب ہم سب مل کے آئیں گے. وہ کیا کریں گے, اس کا ایک MNA آئیں گے اس کا استعفیٰ منظور کر کے باقی جو ہے نا کہیں باہر چلے جائیں گے, 15-20 دن کے بعد دوسرے کو بلائیں گے. یہ نہیں ٹائم لیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہمارے ریزگنیشن جو ہے نا وہ کلیکٹیولی جو ہے نا منظور ہوں گے. لاسٹ کوشچن لے لیں کہ آپ انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا ہے کہ انتخابات میں وہ قوتیں جو ہے دانلی کا سہارا لے کر اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتے ہیں. اگر نیکسٹ انتخابات میں بھی انہوں نے اس طرح کیا, کیا پلاننگ ہوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم تو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور شکر الحمدللہ اس وقت ہمارے پارٹی ورکر بہت بیدار ہو چکے ہیں اور ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ 2/3 سے